अंडर 19 प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए T20। जितना लॉन्गर वर्जन में खेलेगा प्लेयर 50 ओवर्स या फिर 3 डे 4 डे क्रिकेट में चला जाएगा, उतना ही वो सिचुएशन को, सिनेरियोस को अडॉप्ट करेगा और समझेगा। 360 में आपकी जब तक पावर हिटिंग नहीं आएगी तो आप पावर हिटर कहला ही नहीं सकते। अगर मैं फ्रंट फुट पे हूँ तो मुझे बैक फुट पे आके, अगर मैंने जैसे 360 की बात की है, तो आपको कवर पे भी पावरफुल हिट मारना चाहिए, छक्का मार देना चाहिए पॉइंट पर भी। सारे कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले ये आज 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है खुमियाजा, ये बहुत सालों से ये चलता चला आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉट बिहाइंड आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान, एक और एपिसोड के साथ आपके सामने। आज एक और क्रिकेटर को हम लेकर आए जिनकी क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट क्लास में। पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे। 81 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें, उसमें करीब 250 विकटें हैं और तकरीबन 3000 रन भी हैं। और उसके अलावा जिस तरह की बैटिंग ये करते थे और बॉलिंग करते थे, बैटिंग में ख़ासकर आज हम बात ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि बैटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, कि किस तरह से स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, कब खेलना है तेज़, कब स्लो खेलना है, इस पर बात होगी। और उसके अलावा ये अब कोचिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छी क्लिपिंग्स अपनी फेसबुक पे ये लगाते रहते हैं, जो मैं भी देखता हूँ और बहुत महसूस होता हूँ उससे। SSGC से खेला करते थे, लेकिन SSGC जब बंद हुआ 2017-18 में, तो उसके बाद से ये किनारा कश हो गए और 2001 के करीब इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया था। तारिक हारून इनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी क्रिकेट में, क्योंकि अनवर अली से हमारी जब बात हो रही थी तो अनवर अली को इन्होंने ही इनकरेज किया था कि वो क्रिकेट खेलें। तो अनवर अली इज़ अ फाइंड ऑफ तारिक हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अनवर अली की बात ठीक की मैंने, अनवर अली ने खुद ही बताया वैसे। जी, वो तकरीबन अपने तमाम इंटरव्यूज़ में वो नाम लेता है। वो डाउन टू अर्थ है, आप और हम सब जानते हैं वो। हालांकि हर जगह बताने की नहीं होती चीज़ें, लेकिन एंकर्स और मेज़बान उनसे पूछते हैं, ज़ाहिर है कि उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब वो सडनली जब भी ज़िक्र आएगा तो वो लम्हा तो ज़रूर आएगा कि जहाँ उन्हें इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, चूँकि वो जिस बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था, तो वहाँ पर इनकरेजमेंट नहीं थी क्रिकेट को ख़ास तौर पर, और अवेयरनेस भी नहीं थी और प्लेटफॉर्म्स भी नहीं हुआ करते थे। तो अब वो खुशकिस्मती कह लें इसको मेरी, कि मेरा नाम जुड़ गया, लेकिन उसने तो आना ही था जिस तरह का वो प्लेयर था। चलें, आपके नाम से और भी नाम जुड़ेंगे आगे, क्योंकि अब जो आपने काम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अपने करियर का बताएं। 2000 के अवाइल में आपने शुरू की थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्या सोच के खेलना शुरू किया था, क्या बनना चाहते थे? देखिए, ये 2000 के करीब तो डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास का, लेकिन उससे बहुत पहले से, बचपन ही से मुझे तो शायद याद भी नहीं है कि कब मैंने बल्ला पकड़ा होगा। होश भी संभालने से पहले की बात होगी। शायद बड़े भाई खेला करते थे तो उनको देखा देखी हमें भी शौक़ हुआ, बल्ला हमें भी चाहिए, वो प्लास्टिक का बल्ला या बॉल उस ज़माने में जो भी थी। तो वो करते करते फिर जब आप स्ट्रीट्स पे खेलते हैं, आगे पीछे जब टीम्स होती हैं वो ले जाती थी। बड़े भाई की खैर उंगली पकड़ के जाते थे, उनकी टीम हुआ करती थी टेप बॉल की, टेनिस बॉल की उस ज़माने में। तो फील्डिंग पे खड़े हो जाया करते थे, फील्डिंग बहुत अच्छी करने लगे, डाइवें लगा दे, तो हम एज अ फील्डर जो है ना वो शामिल हो जाते थे उनके साथ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग भी देना शुरू कर दी, तो बैटिंग में बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली कि भाई खेल सकते हैं। तो वो जो हौसला अफजाई होती है वो सही टाइम से होना शुरू हो गई। तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया, फिर मुख्तलिफ़ टीम्स से होते हुए फिर क्लब क्रिकेट जो है वो, जो कि हमारे ज़माने में मैं समझता हूँ कि बहुत टफ़ हुआ करती थी। अच्छे क्लब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे कराची में। फिर अच्छा क्लब नहीं मिलता था, वहाँ जगह नहीं थी, इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो है वो क्लब क्रिकेट को खेला करते थे, वो मिस नहीं करते थे, क्योंकि उस ज़माने में T20 सिर्फ रमज़ान में हुआ करती थी, बाकी पूरा साल क्लब के 50 ओवर के 40 ओवर के मैचेस हुआ करते थे, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तो क्रिकेट कौन से होते थे। क्लब में खेलते थे और आपके साथ जो नुमाया नाम थे वो कौन से थे? देखिए, शुरुआत में हम जैसा कि जोन 6 में ही शुरुआत ली। पहले तो औरंगी टाउन का एक क्लब था, औरंगी ईगलेट्स के नाम से, जो कि कोई नहीं जानता था, ज़ाहिर है वो एक साइड में हुआ करता था। फिर जोन 6 में ही मैंने क्लब ज्वाइन किया, नेशनल जिम खाना। तो नेशनल जिम खाना से जब खेले, सराउंडिंग में जोनल मैचेस वगैरह खेले, तो फिर पाकिस्तान CC उस वक्त जो है ना, एक हमारे क्लब से थोड़ा बेटर क्लब था, लेकिन कराची की सतह पर कहीं भी नंबर नहीं आता था उसका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्लब्स थे। नॉर्दर्न जिम खाना होता था, रफ़ीक शिराजी, टोटल एनर्जी, मलिर जिम खाना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। तो उस वक्त के जो मेरे साथ के यंगस्टर्स थे या मुझसे जूनियर थे, उसमें इरफानुद्दीन हुआ करते थे, ताबिश नवाब थे, रिजवान कुरैशी, रिजवान क़य्यूम, SM बाबर, ज़मीर
अहमद ख़ान, तो एक सीनियर जूनियर का एक बंच था। फिर हमने जो है ना वो जोन में जीतना, फिर कराची की सतह पर जीतना शुरू किया। तो वहाँ से जो बूस्ट मिला उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स से आवाज़ आना शुरू हो गई। तो इस तरह से क्रिकेट का कैरियर जो अच्छा है ना तारिक, आपने कोई 81 फर्स्ट क्लास खेले हैं, पाकिस्तान तक आपकी रसाई नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। फिर ये क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट रखा उसमें? और 81 तकरीबन 10 सीज़न खेले हैं आप, तकरीबन 10 सीज़न बनते हैं, तो ये क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट रखा आपको? देखिए वो शायद खेल से मोहब्बत थी। बचपन से, जैसा कि मैंने कहा कि हमने होश भी नहीं संभाला था तब से खेल रहे हैं। और ये गेम से मोहब्बत है जो कि आज भी उसी फील्ड में है और गेम से ही रिलेटेड है, क्रिकेट से ही रिलेटेड। कोचिंग भी कर रहे हैं और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जो नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। जैसे हमारे सेल्फ मोबाइल फ़ोन पे आ गई। जी हाँ, छोटे छोटे एरियाज़ के, रिमोट एरियाज़ के अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर्स होते हैं, तो उन तक अवेयरनेस पहुंच जाती है। साथ साथ हमारी प्रमोशन भी होती चली जा रही है कि जो लोग हमें जानते हैं पुराने और जो लोग हैं कि वो भी देखें कि हम काम करना चाहते हैं, गेम से हमें मोहब्बत है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि प्लेटफॉर्म अब हर किसी के पास मौजूद है, अपने हाथ में है, तो वहाँ से वो। और आपका जो फेसबुक पेज है वो मैंने भी देखा है, उसमें इतनी डिटेल है कि बैक फुट का इन्होंने अलग सेशन किया है, फ्रंट फुट का अलग किया है, उसके अलावा और भी इन्होंने फिटनेस के हवाले किया, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन अब थोड़ी सी बात आपके करियर में, क्योंकि आप ऑलराउंडर थे, थोड़ा नीचे नंबर पर जाते थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलना ये क्या चीज़ है? ये स्ट्राइक रेट को भी इससे जोड़ देते हैं, मतलब सिचुएशन को समझना, क्रिकेट की समझ लाना, ये कैसे होता है? देखिए ये अनफॉर्चुनेटली अब जो क्रिकेट का एक जैसे कह लें कल्चर हो गया, वो T20 बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो इसमें T20 में आपको मालूम है कि तेज़ खेलना है, स्ट्राइक रेट है, और बच्चों की जो ग्रूमिंग हो रही है, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कहा, इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आई जब T20 बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी कि अंडर 19 प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए T20, क्योंकि ये ग्रूमिंग के डेज़ होते हैं। यहाँ पर क्रिकेट की, जैसे आपने सवाल किया कि सिचुएशन को समझना, सिनेरियो को समझना, पिच को समझना, बॉलर को समझना, डिमांड क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है, और मैं सबसे बढ़कर वो अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मालूम होनी चाहिए प्लेयर को। तो वो T20 क्रिकेट में ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा थिन होकर रह गई ये चीज़ें। हमारे ज़माने में क्या होता था कि 40 ओवर, कम से कम 45 ओवर, 40 ओवर के मैचेस हुआ करते थे। तो उसमें जो टॉप ऑर्डर बैटर जाते थे तो वो सिचुएशंस को फेस करते थे। नया बॉल कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर कैसे खेलना है, फिर स्पिनर्स को कैसे खेलना है, पावर प्ले के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस बॉलर को कैसे खेलना है, ऑफ स्पिनर को विद द ब्रेक खेलना चाहिए, यहाँ पर रनजें निकालनी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को हमने किस एरिया में रनजें निकालनी है, और कौन सा बॉलर जो है वो वीक है, कौन सा बॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किस बॉलर को हमने एग्रेसिवली नहीं जाना। तो वो सारी कैलकुलेशन, जाहिर है जब ज़्यादा ओवर्स के मैच होंगे तो उसी में प्लेयर जो है ना वो डेवलप कर सकता है। T20 क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसमें सिचुएशन ऐसा है कि स्ट्राइक रेट और उसका प्रेशर आप देखें, बड़े बड़े प्लेयर्स आजकल, बाबर आजम जैसे, रिजवान जैसे, पर कितना पहाड़ टूटा हुआ है स्ट्राइक रेट का। तो वो स्ट्राइक रेट जो है ना वो T20 से रिलेटेड है। स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। अब उसमें सिचुएशंस तो आती हैं, लेकिन पहला जो पावर प्ले है वही हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्लेयर को ग्रूम करना है तो उसे ज़्यादा ओवर्स की क्रिकेट में लेकर जाना पड़ेगा हमें वापस, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को, ताकि वो उन सिचुएशंस को, उन 5 ओवर्स 6 ओवर्स की जो है ना वो छोटे छोटे गोल्स बनाएं। हम, जैसे मैं अपनी बात करूं, जब हम टारगेट चेस करते थे, 40 ओवर का मैच है तो हम 5-5 ओवर के टारगेट करते थे। इवन उस 5 ओवर में भी 2 ओवर का भी टारगेट करते थे। लास्ट 5 ओवर्स में चले गए, फॉर एग्जांपल लास्ट 5 ओवर्स में हमें चाहिए 35 रन, तो हम डिसाइड करते थे पार्टनरशिप में कि यार ये अच्छा बॉलर है, इसको हम 5 रन ले लेते हैं, जो नेक्स्ट ओवर वहाँ से करेगा उसको हम 8 ले लेंगे, तो ये 2 ओवर में हमारे 13 हो जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट करते थे कि ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं, जी हाँ, ये तो मतलब हमने जो क्रिकेट देखी है, जावेद मिर्ज़ाद की, फिर इंज़माम उल हक की, फिर MS धोनी एक बड़ा नाम है, कि वो गेम को लंबा कर देते हैं। अभी मैं कोहली का सुन रहा था, कोहली ये कह रहा था कि लोग कहते हैं कि MS धोनी गेम को लंबा कर देता है, उस लोगों को नहीं पता कि उसके जहन में क्या चल रहा होता है। तो ये गेम को लंबा करना मतलब आपको कैलकुलेट हर वक्त करना पड़ता है। जी हाँ, मैं उसी सिनेरियो में, जब एक प्लेयर कॉन्फिडेंट होता है, उसका सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा ही प्लेयर जो है ना वो गेम को लंबा करता है। लंबा करना
इन अ सेंस इस चीज़ को कहा जाता है कि वो स्टे करे विकेट पे, वो बैट बॉल का वेट करे, अगर उसे नहीं मिल रही या उस वक्त प्रेशर सिचुएशन है उसमें से निकले, और जैसे ही वो क्लोज जाएगा एंड ओवर्स में तो फिर बॉलर्स पे भी प्रेशर आना शुरू होता है कि अब मैच क्लोज होने लगा है। जो क्लोजिंग सिचुएशन और टाइम होता है ना, वो बहुत सारे प्लेयर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो जो प्लेयर जो कि सेल्फ बिलीव रखते हैं, जैसे आपने धोनी का नाम लिया, जावेद मियांदाद का नाम लिया, ग्रेट प्लेयर्स हैं, तो इस तरह के प्लेयर जो है इंजमाम उल हक थे, हमारे बहुत सारे नाम हैं, हम नाम लेंगे तो वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। तो उनकी एक तो ग्रूमिंग और तैयारी सारी इस तरह से हुआ करती थी, वो उस सिनेरियो से गुजरे हुए थे, उनकी प्रैक्टिसेस बहुत थी, उस तरह के मैचेस खेला करते थे। तो अब वो जाकर एंड में उनको मालूम होता था कि हमारे पास एक एबिलिटी मौजूद है, जिसे आजकल के लोगों ने उसको एक कैटेगराइज कर दिया कि पावर हिटिंग। तो वो पावर हिटर्स भी थे, वो जब चाहे वो छक्के मार दिया करते थे। तो उनके आगे एंड में आखिरी डेप्थ ओवर में 10 रन का 12 रन का जो रन रेट था, आस्किंग रेट था, वो इतना मान ही नहीं रखता था। पावर हिटिंग के लिए कुछ खास प्रैक्टिस करते हैं? आपकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था उन चीज़ों को, क्योंकि मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप समझाइए, पावर हिटिंग के लिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या एंगल होना चाहिए, क्या ज़रूरी है पावर हिटिंग के लिए? अब देखें, पावर रिलेटेड टू द बैलेंस। अब आप बैलेंस होंगे, आपका बैलेंस जितना अच्छा होगा उतना पावर प्रोड्यूस करेंगे। और फिर बायोमैकेनिक्स भी हैं, जैसा कि क्रिकेट में हमारा फुटवर्क, फॉर एग्जांपल हमारा फुटवर्क है लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और फिर हम पावर जनरेट कर रहे हैं मिड विकेट की तरफ। मिड विकेट तो आसान है, और आजकल जो पावर हिटिंग में जो ज़्यादातर सिनेरियो देखने में आता है, प्रैक्टिसेस भी लोग कर रहे होते हैं, तो वो मिड विकेट, जो कि आप अगर एक पहली दफ़ा किसी छोटे से नन्हे बच्चे को भी बल्ला पकड़ाएंगे तो वो उसने इसी तरफ घुमाना होगा। ये एक नेचुरल स्विंग है जो कि हर कोई कर लेता है, लेकिन बात तब है कि आपकी पावर हिटिंग 360 में आए, आपकी कवर से स्टार्ट हो, कवर पॉइंट से एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग मिड विकेट और स्क्वायर तक, ये 360 में आपकी जब तक पावर हिटिंग नहीं आएगी तो आप पावर हिटर कहला ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, पावर हिटर एक अलग से एक इस्तेलाह आ गई है क्रिकेट में, जबकि इससे पहले हमेशा से हम देखते हैं, विव रिचर्ड के छक्के हमने देखे, वो कितने बड़े बड़े छक्के मार दिया करते थे, तो पावर उनमें थी। इंजमाम उल हक थे या इमरान खान मारा करते थे, बहुत सारे वसीम अकरम पावर हिटर थे। तो लेकिन शाहिद अफरीदी, जी हाँ, आप कितने नाम लेंगे, अब्दुल रज़ाक। तो अगर आप आ जाते हैं स्पेसिफिक कि यार ये है क्या चीज़, मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेयर का बैलेंस है। जितना अच्छा बैलेंस होगा, और आई थिंक उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि बैलेंस और बायोमैकेनिक्स और बेस कितनी होनी चाहिए मेरी, किस शॉट के लिए मेरी बेस कितनी हो, और मेरा जो आर्म्स है उनकी स्विंग किस तरह से आएगी, वो सारी रिलेटेड है आपकी बैलेंस से और आपकी बैक लेग से। आप देखते हैं गोल्फ में अगर आप देखें तो वो बड़ी बड़ी हिटें लगाते हैं, और उसमें आप देखेंगे हिप रोटेशन। तो एक हिप रोटेशन होता है और एक बैक लेग जो है वो ज़मीन पर होती है टिकी हुई, वहाँ से वो पावर जनरेट करके देती है। मैं तो चाहूँगा कि आप खड़े हो जाते, लेकिन खैर ठीक है, ऐसे समझा दें, ऐसे समझा दें, खड़े हो ही तो जाइए। बेसिकली मैं आपको खड़े होकर समझा देता हूँ। बताइए, अब देखिए, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। आप देखिए, जिस तरह मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, एक सिंपल मिसाल है कि आप किसी भी इमारत को जब खड़ा करते हैं तो उसकी बुनियाद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग डालते हैं हमेशा। तो बेस जो अगर स्ट्रॉन्ग होगी एक प्लेयर की, उसको हम यहाँ पर रिलेट कर देते हैं जैसा कि एक मुनासिब बेस हो, जैसा कि एक बॉक्सर की होती है, एक फाइटर की होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा बैलेंस इतना अच्छा है, मेरी बेस इतनी है कि ना ही ये ज़रूरत से ज़्यादा है ना कम है। तो आप देख रहे होंगे कि इस बेस में मेरी अपर बॉडी, मेरी टोटल बॉडी जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है, और मैं पावर जनरेट कर सकता हूँ अपने पंचेज़ में। इसी तरह अगर बैटिंग में कर रहा हूँ और मेरे हाथ में बैट है, तो मेरी इतनी तो बेस होनी चाहिए एटलीस्ट कि जहाँ पर मैं अपने वेट को ट्रांसफ़र कर सकूँ। अगर मैं फ्रंट फुट पे हूँ तो मुझे बैक फुट पे आके, अगर मैंने जैसे 360 की बात की है, तो आपको कवर पे भी पावरफुल हिट मारना चाहिए, छक्का मार देना चाहिए पॉइंट पर भी एक तेज़ बॉलर को, और यहीं से अगर मैं सामने मारता हूँ तो वहाँ भी मेरी पावर जनरेट करके देगी मेरी बैक लेग। बहुत से बैटर्स जो मिस्टेक करते हैं और या उनमें पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं होती, उनकी बैक लेग जो है वो कोलैप्स कर रही होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जो है ना वो ये बैली है। जब ये नीचे की तरफ डाउन कर रहा होगा और हमारा बैट स्विंग जो सामने की तरफ जा रहा होगा, तो ये हमारी डिवाइड हो जाएगी हमारी पावर, यानी 50% डाउन जा रही है, 50% सामने जा रही है। इसके बरक्स अगर हम बैक लेग को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसको बैंड नहीं करते, तो हमारी 100% जो पावर है वो शिफ्ट होगी जिस एरिया में हम शाहिद अफरीदी पावर लगाना चाह रहे हैं। उनकी बैंड नहीं होती थी। अब इसके लिए कोई खास
एक्सरसाइज है कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी जाहिर है, इसको आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी यंगस्टर अगर देखें, वो सुने, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करें। पहले स्टेशनरी बॉल पे रख कर जो है ना वो इसको अपनी आदत बनाए। असल में मसल मेमोरी है हमारी, जो मसल मेमोरी में कुछ का नेचुरल होता है, कुछ जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर्स खेलने पड़ेंगे इस तरह से, स्टेशनरी से, फिर ड्रॉप बॉल से खेलें, फिर अंडर आर्म से खेलें, तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है ना वो इस शॉट को इस अंदाज में खेलना पड़ेगा। जब वो बहुत ज़्यादा खेलेंगे तो वो मसल मेमोरी जो है वो उनकी डेवलप हो जाएगी। चलिए, मसल मेमोरी डेवलप हो गई सर। तो पाकिस्तान की टीम में जो सूरत हाल है वो ना फर्स्ट क्लास खेलता है, ना बैट्समैन खेल रहा है, ना बॉलर खेल रहा है, तो इनका हल क्या है? देखिए अलमिया यही है ना कि वो उन सिनेरियो से गुजरा ही नहीं कि वो उस रोल को निभा सके। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अर्लियर कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन की डिमांड क्या है। वो पीएसएल खेलते हैं या डोमेस्टिक T20 से भी सिलेक्शन हो जाती है और वो चले जाते हैं वहाँ पर। तो क्रिकेट को जितना लॉन्गर वर्जन में खेलेगा प्लेयर, 50 ओवर्स या फिर 3 डे 4 डे क्रिकेट में चला जाएगा, उतना ही वो सिचुएशन को, सिनेरियोस को अडॉप्ट करेगा और समझेगा। क्योंकि उसमें कमबैक करने का भी चांस है, उसमें फेलियर भी आएगा, उस फेलियर से सीखने का भी चांस है। एक मैच है, वो लेंथी मैच है, उसमें अप एंड डाउन आएंगे और वो वहाँ से अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करेगा कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। फिर साथ ही साथ उसकी फिटनेस जो है ना उस लेवल पे जाएगी। हमने ये देखा माजी में, इस टूर्नामेंट में भी, इससे पहले भी सीरीज़ में, कि हमारे बॉलर्स की वो फिटनेस भी नहीं है कि वो 4 ओवर से ज़्यादा ओवर करने पड़ जाएँ। तो फिर जस्ट लाइक USA का मैच आप देख लें, तो 5वां ओवर जो था वो करना मुहाल हो रहा है। तो वो तैयारी भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स की फ़िटनेस जो है ना वो उस लेवल की होनी चाहिए कि कम से कम दिन में 10-12 ओवर करने की, उसमें उसी पावर से, उसी स्पीड से करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो तैयारी उस तरह से नहीं है। अगर 4 ओवर की तैयारी है तो वो 5वां ओवर करना पड़ गया तो अब क्या होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। जितना वहाँ मंजेगा प्लेयर, क्योंकि वहाँ पर दिन में 15-15, 20-20 ओवर करने पड़ते हैं बॉलर को। बैटर है, उसको सारा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। तो वो जब सिचुएशन की आपने बात की, तो फिर उसके लिए 2-4 ओवर उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में अपने आप को रोकना, अडॉप्ट करना, पेशेंस लाना, वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए टीम सिलेक्शन का, वो एक्सपीरियंस प्लस परफॉर्मेंसेस प्लस फिटनेस, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए हार तो हम अभी भी रहे हैं बड़े बड़े नामों के साथ, तो क्यों ना ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हो, जिनकी मेहनतें हों, जिनकी फिटनेसेस अच्छी हों, उन्हें खिलाया जाए। तब भी हार जाएंगे, हो सकता है हार जाएं, लेकिन इतना अफसोस नहीं होगा मैं समझता हूँ कि जितना हम बड़े नामों के साथ जाकर हारते हैं। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए सर्टन, जो सबके लिए हो। कोई इक्वलिटी होनी चाहिए जो रूल्स की और सिलेक्शन की, जिसे पता हो तमाम नेशन को, तमाम प्लेयर्स को कि ये क्राइटेरिया है, मुझे इसको मीट करना है। अब हम और आप देखते हैं कि वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कौमी टीम में, तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट्स आएंगे। और सारे कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले, ये आज 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है खुमियाजा, ये बहुत सालों से ये चलता चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको अब तब्दील होना चाहिए, तब्दील हो, लेकिन वो चेंज फॉर गुड ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे ये बता रहे हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की इतनी अहमियत है कि ये पाकिस्तान नहीं खेले, लेकिन फिर भी 80 फर्स्ट क्लास मैचेस से ज़ायद इन्होंने खेल लिए, 250 विकेटें ले ली, 3000 रन बना लिए। तो कोई तो चीज़ है जो फर्स्ट क्लास की तरफ इनको अट्रैक्ट करती है। इसी तरह हमें भी फर्स्ट क्लास को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो आपका शुक्रिया देखने का। कॉट बिहाइंड।